उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा आपकी साइंस को लेके वो रहेगा आपकी एनसीईआरटी। तो ये पूरी जो सीरीज होगी ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज होगी, राइट। 9th और 10th क्लास की, उससे बाहर सीपीएफ एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी लूसेंट से होते हैं कई बार, या फिर एवरीडे साइंस से, राइट। क्लास 11th में जो केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है जिसमें एवरीडे लाइफ करके 2-3 चैप्टर हैं, वो वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, हमारा ये बेसिकली रहेगा। इस सीरीज में हम ये कवर करने वाले हैं, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2021 तक जो साइंस में आपसे पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपको कभी नहीं पता होगा कि ये साइंस में भी थे, तो उसको बहुत ही इलेबोरेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। वो टॉपिक और वो कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, ये आप देख लेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, पहली बात ये। और इसमें दूसरी बात क्या होगी, कुछ एक जो टॉपिक जैसे एमसीक्यूज होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एजेंडा रहेगा इस सीरीज का। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज रहेगी, इससे बाहर कोई सोर्स नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, राइट। तो वी हैव विद अस तमन्ना शर्मा मैम। तो उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है इस एरिया में। शी हैज बीन टीचिंग साइंस सिंस लास्ट 5 years, बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। और 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनको उन्होंने शी हैज लर्नड दिस बुक बाय हार्ट, तो बहुत ही अच्छे से उनको पता है, राइट। तो आई विल आस्क तमन्ना मैम, आप यहाँ से और टेक ओवर कर सकते हैं। आई विल मेक यू द होस्ट, तो आप अपनी यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, राइट मैम। Thank you. ओके। Yeah. Hi everyone. So I'll be discussing with you the previous year questions of 2009. So as Aman, Today sorry, is, I think 2021. 2021. I'm sorry. I'm really sorry about this. No, So no. as Aman sir said, so चलो discuss करते हैं. He has already given you all the necessary information. Just give me a second. Yeah. Sorry to interrupt you, ma'am. Just I want to say that कि this session will be a very interacting session. अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन इंटरप्ट अस आल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम ही वन वे डिलीवरी करेंगे। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगी, इफ यू आस्क योर डाउट राइट इन द क्लास, तो वो इतना ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी जैसे छोटा सा भी डाउट हो कोई भी आपको, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई शर्माने की बात नहीं है। हमें अपना काम करना है, मार्क्स स्कोर करने हैं और जैसे करके जो आपका टेस्ट है उसको क्लियर करना है। ठीक है, सो गो अहेड मैम। Right. So likewise, we will start. They sorry, so they have asked you how far is the storm. So basic question है आपको, speed they have provided, the time they have provided, and they are asking you about the distance. So basically आप formula put in करेंगे, that is distance is equal to speed upon time, and that will be giving you the direct answer, that is 3300 meter. Okay, so I'll be going to the next slide. Right. The question is, what is the approximate wavelength of violet light in air? See, you know, the white light as we see in the sun, the white light that is coming from the sun, that is a spectrum of 7 light, जिसको हम रेनबो की फॉर्म में भी देखते हैं, हम सबने एंजॉय भी किया है, बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, राइट। सो उसमें आपके व्हाइट लाइट में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट। सो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है और हर एक लाइट का अपना एक वेवलेंथ होता है। Here I have shown you the figure. तो आपको दिख रहा है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन सबका अपना अपना एक फिक्स्ड वेवलेंथ है। एंड दे हैव आस्क्ड यू कि आपका जो वॉयलेट लाइट है उसका कितना वेवलेंथ है। सो इट इज 400 नैनोमीटर। सो आंसर विल बी 0.4 माइक्रोमीटर्स, बिकॉज आपकी यूनिट चेंज हो रही है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको वैल्यूज
रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो आपके जितनी भी आपकी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनसे निकलती है, सन से निकलती है, फायर से निकलती है। फिर इन्होंने पूछा है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने अपने घरों में नाम जरूर सुना होगा माइक्रोवेव अवन। हम माइक्रोवेव अवन का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यूजुअली तो हम माइक्रोवेव अवन का ही यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स जैसे आजकल हम सोलर पैनल्स में सोलर कुकर्स में यूज करने लग गए हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को खाना बनाने के लिए यूज करने के लिए। सो इसका आंसर विल बी इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशंस। तो हम इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडिएशंस को दोनों को ही खाना बनाने के लिए, फूड कुकिंग के लिए यूज करते हैं। So the answer is usually microwaves are used for conventional cooking. Usually हम microwaves का ही use करते थे conventional way of cooking के लिए, but आजकल हम जो infrared radiation टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8, 9, 10th में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, कि जो ये इमेज बन रही है वो रियली बन रही है, वर्चुअल इमेज नहीं है, इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टे साइज की बन रही है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उसने सेम साइज की बन रही है। जैसे आप प्लेन मिरर में देखते हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को सामने खड़ा हुआ पाते हैं, और क्या आपकी जो हाइट वगैरह है वो चेंज हो जाती है? आर यू ऑल लिसनिंग? क्या आपकी हाइट चेंज हो Yes, जाती है? नहीं होती है मैम। सेम रहती है ना। बट इसमें क्या है, जो आपके लेंसेज होते हैं उसमें जो आपका साइज है, समटाइम्स वो लार्जर अपीयर होता है, समटाइम्स वो स्मॉलर अपीयर होता है, लेकिन इस केस में इन्होंने कहा है कि जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से सेम आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट था और जो आपके इमेज का हाइट था वो सेम आ रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट को मान लिया h, और हमने इमेज की हाइट को मान लिया h डैश, या दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पज, ठीक है। तो हमने इनको h और h डैश से डिनोट कर दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है 10। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो आपने सिंपल लेंस फॉर्मूला लग रहा है, हमें बताना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, और नेचर ऑफ द लेंस कैसा होगा। वो जो लेंस है वो कन्वर्जिंग टाइप का होगा या वो डाइवर्जिंग टाइप का होगा। जैसे अब किसी को स्पेक्स लग जाते हैं तो हम नॉर्मली पूछते हैं ना कि भाई दूर का स्पेक्स लगा है कि पास का लगा है। वो दूर का और पास का क्या होता है, कॉनकेव, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस लगा है उस बंदे को, या क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन लग रहा है आपके ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये आपके एक्स एक्सिस की कोई भी चीज इस साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो माइनस में चली जाएगी, राइट। जैसे आपका सपोज आपका ये एक लेंस है, इस लेंस में ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जितना भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया कंप्लीट, तो इस तरफ जो भी होगा वो सारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू जाएगी। तो बिकॉज यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया हमारा -10। तो यहाँ पे हमारा लेंस फॉर्मूला काम आता है। जो लेंस फॉर्मूला है वो डिस्कस करता है अबाउट h dash upon h, height of image upon height of this object divided by v। हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका इमेज डिस्टेंस, की इमेज का कितना डिस्टेंस आएगा, एंड u वी हैव टेकन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे h dash upon h is equal to v by u, और h dash upon h क्योंकि दोनों इक्वल थे तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू हमारी -10 थी, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ गई है, -10। तो हमारा जो v बन रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कौन सी साइड पे आ रहा है, इस साइड पे तो नहीं आ रहा है बल्कि इसी साइड आ रहा है। दैट मीन्स वो -10 आ रहा है, और जो हमारा लेंस है वो कैसा है,
कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही जो हमारी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब इन्होंने बोला था हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए, जब आपके पास v है, जब आपके पास u है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट फोकल लेंथ का, दैट इज 1/f, f is focal length is equal to 1/v, v is your इमेज डिस्टेंस एंड u इज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस आ गया है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया है, यू जस्ट हैव टू सिंपल कैलकुलेट इट, ये तो बहुत इजी है। तो आपकी फोकल लेंथ आ गई -5, और यहाँ से हमें पता चला कि आपका लेंस, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज दे रहा था, तो वो कौन सा लेंस था, आपका कॉन्वेक्स लेंस था, दैट मीन्स कन्वर्जिंग लेंस था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements with regard to a short sighted person is correct? शॉर्ट साइटेड पर्सन के हिसाब से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्ट साइटेडनेस होता ही क्या है। आपके 2 टर्म्स होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है एक पर्सन जो नियर ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख रहा है, लेकिन उसको दूर का कुछ भी डिस्टेंस को देखने के लिए प्रॉब्लम आता है। जैसे कि यूजुअली हम लोगों की एज में हमें ये सफर करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि हमें पास का तो सही सब सही दिख रहा है, लेकिन अगर दूर का देखना है, ब्लैक बोर्ड का देखना है या कुछ भी देखना है, तो हमें इतना क्लियर आउट नहीं हो पाता। इन दैट केस उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया, और जो लेंसेज हम उसके लिए यूज करते हैं वो होते हैं कॉनकेव लेंसेज। लेकिन आपने देखा होगा आपके घर में जो भी थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो अगर न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग इट लाइक दिस, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा दूर करके। हम तो ऐसे करके पढ़ सकते हैं, बट दे आर रीडिंग इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाई दे आर रीडिंग इट फ्रॉम अ डिस्टेंस? बिकॉज उनके केस में उनका जो एक नियर पॉइंट है, कि जैसे अब कोई चीज तुम्हारे बिल्कुल ऐसे सामने लाके रख देगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट आउट वेरी केयरफुली ना, आपको वो चीजें ब्लर आउट होने लग जाती हैं। तो एक हमारी आईज का एक नियर पॉइंट होता है। आपने सुना होगा हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा इतने पास से मत देखो, आईज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वही एक नियर पॉइंट होता है। अब फार साइटेडनेस के केस में क्या होता है कि वो नियर पॉइंट उनका और ज्यादा नियर आ जाता है, जिसकी वजह से उनको विजिबल इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इस केस में जो पर्सन है उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो पास का विजन है वो ब्लरी हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जो लेंसेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी हमें तो पूछा है शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में, तो भाई समझ आ गया कि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली हमें दिख रहे हैं, दूर को हमें नहीं दिख रहे हैं, कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं, और लेंसेज कॉनकेव यूज करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिख रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बार बी ऑप्शन को छोड़ देते हैं, सी को पढ़ते हैं। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, छोड़ दो, नियर ऑब्जेक्ट्स तो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। अब ए और सी ऑप्शन को तो हमने निकाल दिया, बी और डी ऑप्शन बचा। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, चलो ये लाइन ठीक है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, लेकिन इसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखते हैं, एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, लेकिन हमने तो कॉनकेव किया था। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई, तो ये वाला जो ऑप्शन था ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट आउट हो गया। सो वी विल बी सीइंग आवर बी वाला ऑप्शन। इसमें देखते हैं, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिख रहे हैं, और कॉनकेव लेंस यूज किया है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so which one of the following organelle is not found in an animal cell? First of all, we are all animals, right? Socialized animals we are. So हमारे अंदर जो सेल होता है उस सेल का नाम होता है यूकैरियोटिक सेल। प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उन सबके अंदर जो भी सेल है उस सेल को हम बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये मान लीजिए कि आपके घर में पहले के टाइम पे क्या होता था, जो पुराने घर होते थे तो उनमें क्या होता था कि एक ही जगह है, या आप ये मान लो कोई आपका गवर्नमेंट स्कूल है, कोई बहुत ही अनडेवलप्ड रीजन में आप चले गए हो, गवर्नमेंट स्कूल है, और वहां पे कोई अलग अलग क्लासरूम्स नहीं है, बस जो भी उनके पास पूरा ग्राउंड था उस ग्राउंड को उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और
एक पार्ट में एक क्लास हो रही है, दूसरे पार्ट में दूसरी क्लास हो रही है, तीसरे पार्ट में तीसरी क्लास हो रही है, उस केस में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे अभी बोल रही हूँ तो दूसरा टीचर भी तो बोल रहा होगा ना अपनी क्लास को, जो आपकी आवाज है वो ओवरलैप करेगी, देयर विल बी प्रॉब्लम इन दैट, है ना। अब हम थोड़े से डेवलप्ड आ गए, जिन स्कूल्स में शायद हम सब पढ़े हैं उसमें क्या होता है, वी हैव डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अगर डांस क्लास है तो डांस के लिए एक अलग रूम है, अगर ऑडिटोरियम अलग है हमारा, स्पोर्ट्स रूम अलग है हमारा, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस डिवाइडेड। सिमिलरली आपके सेल में भी जो आपके जितने भी वर्क हैं वो डिवाइडेड होते हैं। वो जो डिवीजन हुआ, जितना भी सेल के अंदर काम हो रहा था, वो डिवीजन ऑफ लेबर, उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। वो कौन काम करवाता है सेल के अंदर? जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं वो काम करवाते हैं। अब हमें ये बात करनी है कि एनिमल सेल में इनमें से कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन में जब नॉट आ जाए उसको पहले से ही देख लो। यूजुअली क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, हम नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हम सब पे टिक 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 करते हुए चल जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। सो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मतलब द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। Cell membrane is present in every cell, whether it is prokaryotic cell, whether it is a eukaryotic cell. Prokaryotic cell का मतलब होता है जो डेवलप्ड नहीं है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जो डेवलप्ड है, जिसके बारे में हमने अब बात की। जो पहले वाले बात की थी मैंने कि अलग अलग पार्ट्स में लोग बैठाए हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठाए हुए हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो फिर भी सब में होता है। अब यूकैरियोटिक सेल दो तरह का है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन हर एक में है। अब ये जो मैंने ये ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं ना, ये पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये हमारे सेल के अंदर लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होता है, फैट्स बनाते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स फैट्स एक ही बात है, फैट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये भी आपके प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ईआर भी प्रेजेंट है। अब तीसरी चीज है लाइजोसोम। हम सब जहां भी रहते हैं हम सफाई तो करते ही है ना, वी कैन नॉट सिट इन अ गंदा सा रूम, राइट। सो लाइजोसोम भी सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्लीनिंग हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें तो प्लांट्स सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक अलग चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्यों प्रेजेंट होती है? जैसे देखो अभी गर्मियां हैं, आप लोग एसी कूलर या पंखे के नीचे बैठे होंगे, क्या प्लांट भी आपका एसी कूलर या पंखे के नीचे बैठता है? नहीं ना। उसको गर्मी लग रही है तो भाई उसको लग ही रही है। अब जब ठंड होती है, जब बारिश होती है, सेम उसको तो उसी वेदर कंडीशन में रहना पड़ता है। सो उसके लिए भगवान जी ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दे दी, ठीक है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेल वॉल, जो उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है? फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल एंड नॉट इन द केस ऑफ एनिमल सेल। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल। क्लियर? सो सेल मेम्ब्रेन दैट इज द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है। लाइसोसोम को हम क्लीनिंग हाउस या सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का। लेकिन जो सेल वॉल है वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which one of the following plant tissue has large air spaces? आपके कौन से प्लांट टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस हैं? जैसे आपके आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस तो सबको याद होगा ही, बेसिक सी चीज थी ना कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है। फिर दूसरा आपका लिक्विड आता है कि थोड़े थोड़े दूर पैक्ड हैं और उनके बीच में हल्का फुल्का स्पेस है। फिर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में बहुत सारा आपस मतलब बहुत दूर दूर होते हैं ना वो सभी जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो। आपके कौन से प्लांट टिश्यू हैं जिनके बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं? आपको चार नाम दे रखे हैं, स्क्लेरेंकाइमा, मेरिस्टेमेटिक, कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। पहले इनके बारे में समझते हैं। आपका प्लांट टिश्यू जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन होते हैं? वो टिश्यू जो ग्रो कर सकते हैं। ग्रो का मतलब क्या है? ग्रो का सॉरी जस्ट वन सेकेंड।
ग्रो का मतलब क्या है कि जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, सो उनको हम बोलते हैं कि उनको जो बार बार डिवाइड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब उनको हम मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं तो उनके हम 3 टाइप्स करते हैं, जैसे कि एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। थोड़े से नाम बायो में होते हैं अजीबोगरीब। अब आपने देखा होगा जैसे आपकी प्लांट्स की टिप्स होती हैं, है ना, हम गार्डन में अपने प्लांट्स की टिप्स को ना कट करते हैं, लेकिन फिर वो प्लांट की टिप्स क्या हो जाती हैं कि दोबारा से ग्रो कर जाती हैं। तो एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट सेल के टिप्स पे, रूट्स पे और स्टेम्स की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरगैलरी मेरिस्टेम। इंटरगैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने गन्ना सबने खाया होगा, जब आपने गन्ना खाया है तो आपने जब गन्ना खाया तो उसके बीच में एक वो जो गांठ आती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम उन गांठ के बीच में, उन इंटरनोड्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये साइड्स में प्रेजेंट है, तो ये मतलब प्लांट की क्या कर रहा है, उसकी गर्थ या उसकी जो डायामीटर है वो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, नाम से हमें पता चल रहा है ना यार, परमानेंट। परमानेंट हम सबको परमानेंसी चाहिए होती है, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट परमानेंट मतलब परमानेंसी हो जाती है ना, हम परमानेंट हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो वी आर नॉट परमानेंट, एवरी वन ऑफ अस, राइट। सो परमानेंट टिश्यू जिनका एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर साइज है, एंड ऑल्सो दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इन परमानेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मतलब सिंपल से हैं भाई, एक ही तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसको समझ, जो समझ से बाहर है, अनोखा है, उसी को बोलते हैं ना यार यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इधर यही है कि इस तरह के जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल होता है ना, सिंपल वाले एक तरह के सेल से मिलके बने हुए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं। सो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा बायो बायो बायो। तो सिंपल परमानेंट आपका 2 तरह, सॉरी 3 टाइप्स का होता है। सिंपल परमानेंट 3 टाइप्स का होता है, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा है आपका, उसके 2 टाइप्स हैं, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा में लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा में थोड़े से टाइटली होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में तो हाईली टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। तो मतलब आएगा तो पैरेन्काइमा का ही कोई पार्ट। पैरेन्काइमा का कौन सा पार्ट आएगा, एक है एरेनकाइमा, एक है क्लोरेनकाइमा। जब जो वो खाली स्पेस है, जब उनमें एयर फिल हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। और जब उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से याद आया होगा, है याद क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट्स क्लोरोफिल का यूज करते हैं, डू यू रिमेम्बर? यस मैम, यस। ओके, सो क्लोरोफिल का यूज करते हैं, जिसको एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी निकलता है। तो पैरेन्काइमा के पास तो फ्री स्पेस थे, उस फ्री स्पेस में जब क्लोरोफिल फिल हो गया तो क्लोरेनकाइमा बन गया। लेकिन जब एयर फिल हो गया तो एयर ने तो अभी भी गैप छोड़ रखे होंगे, और क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, देखो कि इनमें से किसके पास लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो कौन आंसर हो गया हमारा, एरेनकाइमा, कि एरेनकाइमा के अंदर बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a connective tissue? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जो हमारे बॉडी में कनेक्शन करवाता है। जैसे कि हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड के बारे में क्यों बोल रही हूँ कि यार ब्लड के बारे में तो हम सबको पता ही है, चाहे कोई बायो बैकग्राउंड से है नहीं होता है ना। अब ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, शायद आपको ना पता हो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड आपकी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, फूड पहुंचा रहा है, आपका CO2 का मतलब CO2 को लंग्स तक लेके आ रहा है, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज तक लेके जा रहा है, सो ऑन, बहुत काम करता है भाई हमारा ब्लड।
तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। अब इसने क्या पूछा है, कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब पहले हम ये बात करते हैं भाई, जो जो इन्होंने हमसे पूछा है हमें उनके बारे में पता क्या क्या है। इन्होंने हमें कहा लीगामेंट। लीगामेंट क्या होता है, लीगामेंट है जो कि आपके बोन से बोन को ज्वाइन करता है। हम आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया भी होगा कि लीगामेंट ब्रेक हो गया यार, है ना, हाथ मुड़ गया, लीगामेंट ब्रेक हो गया। तो लीगामेंट का मतलब क्या है, जो बोन से बोन को ज्वाइन करता है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं फ्रैक्चर आ गया क्योंकि लीगामेंट ही ब्रेक हो गया, तो बोन डिसलोकेट हो गई, डिसलोकेशन हो गया बोन का। उसके बाद टेंडन। टेंडन क्या होता है, आपकी बोन जो है वो मसल्स के साथ कनेक्टेड है। आपकी आप अब ये अब जैसे मैं अपने हाथ को रोटेट कर रही हूँ, अपने हैंड को रोटेट कर पा रही हूँ ना, क्यों रोटेट कर पा रही हूँ, सिर्फ बोन्स की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर बोन्स होती तो फिर जो स्केलेटल्स होती है ना वो भी मूव करती, और स्केलेटल्स मूव करती तो डर लगता मुझ जैसे को। तो अभी क्या है, स्केलेटल मूव्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं मूव कर सकती, क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं है, ऑल्सो दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। तो बोन्स को मसल कनेक्ट करके जो रखता है उसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है। उसके बाद होता है कार्टिलेज। अब जैसे जो बड़े लोग होते हैं, मम्मी वगैरह जो अपनी दादी नानी होती हैं, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं कि बेटा दर्द हो रहा है घुटनों में। सबको होता है एक ओल्ड एज के साथ। और ना आप लोगों ने एक ऐसे नॉर्मल भाषा में ये लाइन सुनी होगी कि हड्डियों का ना ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस क्या होता है, ग्रीस कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने घरों में जो दरवाजे होते हैं, हम उनके बीच में जो उनका वो हिंज जॉइंट होता है, जो जो हिंज जो हम लगाते हैं, उसके अंदर अगर वो आवाज करने लग जाते हैं तो हम उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। अब अपने ऑटोमोबाइल्स में भी ल्यूब्रिकेंट डालते होगे ताकि इंजन अपना आराम से काम करे। इन द सेम वे, जैसे सपोज ये एक जॉइंट है, इस जॉइंट को आराम से मूव करने के लिए, यहाँ पे जॉइंट है ना, तो इस बोन के सरफेस पे और इस बोन के सरफेस पे, या यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे इन बोन्स के सरफेस पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उसको बोन के सरफेस को स्मूथ कर देता है। क्योंकि अगर आपका बोन का सरफेस स्मूथ होगा तो मूवमेंट क्या होगी, आराम से हो जाएगी। एज के साथ साथ ये जो कार्टिलेज है इसका जो मतलब ये टीयर ऑफ होता रहता है। जब ये टीयर ऑफ होता रहता है तो उसकी वजह से उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। देयर कैन बी अदर इश्यूज एज वेल, जस्ट इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। सो लीगामेंट हमने देख लिया कि भाई बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। टेंडन देख लिया, बोन टू मसल को कनेक्ट कर रहा है। कार्टिलेज देख लिया कि बोन सरफेस को स्मूथ आउट करने का काम कर रहा है, तो मतलब ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही काम कर रहा है। लेकिन अब फोर्थ पॉइंट इन्होंने दे रखा था हमें, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, आपकी तीन तरह की मसल्स होती हैं। एक होती है स्ट्राइटेड मसल्स, एक होती है अनस्ट्राइटेड मसल्स, और एक होती है कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स जो आपके कंट्रोल में है, मैं अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरे लिप्स बंद है, मेरी मर्जी, नहीं बोल रही मैं, है ना। इस इन द सेम वे आप नहीं बोल रहे हो, आप अपने हैंड्स मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, मेरी मर्जी ना, बिकॉज ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में है, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे को जो मेरा सलाइवा है, मैं उसे कहूँ कि सलाइवा, सलाइवा मतलब जो आपके माउथ में जो वाटर बन रहा होता है सलाइवरी ग्लैंड से, अगर मैं कहूँ कि भाई अभी तुम बनना बंद हो जाओ, मान जाएगा वो मेरी बात? नहीं मानेगा। मैं अपनी आईज को बोलूं ब्लिंक करना बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए आई थिंक मान जाएगी, बाद में नहीं मानेगी। मैं अपनी नोज को कहूँ डू नॉट ब्रीथ, मानेगी? नहीं मानेगी। सो ये सारी मसल्स जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस किसकी वजह से हो रहे हैं, स्मूथ मसल की वजह से। सो ये मसल्स जो हैं ये क्या कर रही है, तो कंट्रोलिंग का कुछ काम कर रही है ना, हमारी बॉडी में काम करा रही है। तो ये मसल कनेक्शन का काम नहीं करती हैं। सो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, स्मूथ मसल। तो चार ऑप्शन थे। लीगामेंट देख लिया भाई, बोन टू बोन कर रहा है। टेंडन देख लिया, बोन टू मसल कर रहा है। कार्टिलेज देख लिया कि क्या कर रहा है, टिश्यूज को स्मूथ आउट कर, मतलब सॉरी बोन्स को स्मूथ आउट कर रहा है उनके सरफेस को। तो कौन बचा, स्मूथ मसल बचा, तो आंसर विल बी स्मूथ मसल। सो द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, आई एम टेकिंग इन कि आप लोगों को समझ आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगे तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन वेयर एवर यू आर फीलिंग एनी डाउट और समथिंग, क्योंकि चुप का मतलब भी हाँ ही होता है ना। So the next question is, which one of the following organisms belongs to kingdom Monera? अब ये मोनेरा क्या है, और ये जो नाम दे रखे हैं डायटम, यूग्लाना, एनाबीना, यूलोथ्रिक्स, ये क्या है? इतना ज्यादा बायो है ना
जितने भी हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, मान लो तुम पहुंच गए एक ऐसे रूम में पहुंच गए जिस रूम में देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स हैं, मतलब एक लाइब्रेरी में पहुंच गए। लाइब्रेरी कैसी होती है, बट लाइब्रेरी में आप जाते हो, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हो, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप जो वो है बुक्स फाइंड आउट करते हो, राइट? ओके। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा से कनेक्टेड है। अब किंगडम क्या है भाई, हमने साइंटिस्ट ना इतने ज्यादा पजल आउट हो रहे थे कि भाई कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इनको ऐसे तो स्टडी नहीं किया जा सकता। आप एक भरे हुए रूम में चले गए, ऐसे किसी थोड़ी बुक को हम समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उन बुक्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। इन द सेम वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हमने उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, जैसे हमने बुक्स को क्लासिफाई किया था ना लाइब्रेरी में, इन द सेम वे हमने आई एम सॉरी, इसी तरह हमने किसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास थे। सो नो देयर इज नो न्यूमोनिक टू फाइलम्स, ये बहुत इजी है, आई विल मेक यू रिमेम्बर अभी। सो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, और वो 5 किंगडम्स थे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच विद यू क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोनेरा जो थे, देखो आप बस इतना समझिए यहाँ पे कि जो मोनेरा थे वो बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म। फिर आपके प्रोटिस्टा आए जिनका जो सेल था वो थोड़ा और डेवलप्ड कर गया, ठीक है। उसके बाद आपके एक नया किंगडम था जो कि फंजाई, फंजाई जो जिसको हम अपने ब्रेड माउल्स पे भी ब्रेड पे भी लगा हुआ देखते हैं, हमारे फूड में भी लग जाता है, फंगस, ठीक है, फंजाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आपका किंगडम आया प्लांटे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट किंगडम आया दैट इज एनिमेलिया, इन विच वी आर देयर एज अ डिफरेंट फाइलम। तो एनिमेलिया जिसके बारे में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है हमारा बाद में। तो हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 में डिवाइड कर दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। यू कैन जस्ट लर्न दीज नेम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ठीक है, हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपको ऑर्गेनिजम्स पूछे हुए हैं, ये कहा है कि इनमें से मोनेरा में कौन आपका ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। तो हमें इनके तो यार नेम्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे नेम्स, कुछ कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक के हम नाम याद रखते हैं। सो जो आपका एनाबीना है वो आपका मोनेरा से कनेक्टेड है। प्रोटिस्टा में आपके आते हैं डाई एटम, यूग्लेना। फिर यूलोथ्रिक्स जो है वो प्लांटे किंगडम से है, एक बेसिक सा प्लांट होता है आपका, तो वो प्लांटे किंगडम से है। उसके बाद अब ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ये तो आपका रिमेम्बरेंस क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल बेस्ड है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई आप, आई कैन नॉट गिव यू एनी ट्रिक, आई कैन नॉट गिव यू ऐसा कोई लॉजिक कि हाँ ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, इसका जो सेल का जो टाइप है, जो जो हमने कंडीशन रखी कि मोनेरा में हम इन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, एनाबीना उसको फॉलो करता था, तो इसीलिए मोनेरा किंगडम में एनाबीना ऑर्गेनिज्म आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डज नॉट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब फैलना, इनमें से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि नहीं हो रही है, थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम माउथ और नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसके जब वो बोल रहा है या जब वो स्नीज कर रहा है, तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसके नोज या माउथ से निकल रही हैं, तो वो कौन सी ट्रांसमिट नहीं हो रही है। सो निमोनिया, कोविड-19, HIV एड्स और ट्यूबरकुलोसिस। तो इट इज वेरी इजी, HIV एड्स, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो एयरबॉर्न डिजीज हैं, और जो HIV एड्स है दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वो जो है आपकी HIV एड्स वो ट्रांसमिट हो रही है, जबकि बाकी सारी डिजीजेस नहीं हो रही हैं। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Next question is, which one of the following is not a breakdown product of glucose during respiration? अब आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन तो क्या होता है, द टेकिंग इन ऑफ एयर एंड द रिलीजिंग ऑफ एयर, है ना। हम एयर लेते हैं और एयर बाहर निकालते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से। सो इसमें क्या है कि
आपका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या हो रहा है। अब आप लोगों को रेस्पिरेशन, हम लोगों को सबको यही लगता है कि बस हम सांस अंदर ले रहे हैं और हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, बट आपकी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी इस सांस लेने पे और छोड़ने पे क्यों वेस्ट करेगी? बॉडी इतनी पागल तो है नहीं। तो ये कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, इसीलिए बॉडी अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू दिस बिफोर रीडिंग टू द क्वेश्चन, कि जब हम एयर इनहेल करते हैं, व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, वो एयर आपकी नॉस्ट्रल से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए आपके लंग्स में जाती है। अब आपके नोज में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी, आपकी पूरी एयर जाती है। वो जो एयर आपकी जा रही है उसमें से आपके लंग्स में एक सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंग्स में जाके वो एल्विलाइज जो होते हैं उसके आसपास, जैसे मान लो ये आपका एल्वेलाई है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ ये मेरी फिंगर्स को मान लो ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो ये जैसे ही एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आए, एयर आएगा, तो ये ब्लड वेसल जो है ये ऑक्सीजन की ही राह देख रही थी, ये फटाफट से ऑक्सीजन ले लेंगी। तो इन्होंने किसको लिया? सिर्फ इन्होंने ऑक्सीजन को ही लिया। तो अब ये ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम सबको पता है ना हमारी लाइफ के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, बट वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्योंकि जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ और आपके पूरे बॉडी में चला गया, आपके सेल्स तक उस ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं होता है जब तक ऑक्सीजन नहीं जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज में से वो चीज निकाल के देती है जो आपके सेल को चाहिए थी। ये मान लो कि सपोज आप ऐसे हो जिसको खाना बनाना नहीं आता है, और जैसे मान लो एक 5 साल का बच्चा है, उसके आसपास सारी खाने की चीजें रखी हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये खाने की चीजें खोलनी कैसे हैं, ये खाने की चीजें बनानी कैसे हैं। तो उसकी मम्मी उसके पास आएगी या उसके पापा उसके पास आएंगे या उसका बड़ा भाई बहन उसके पास आएगा, उसको वो चीजें खोल के देगा और वो बच्चा फिर उससे उसको खा सकता है और अपनी एनर्जी निकलवा सकता है। वही मम्मी पापा भाई बहन का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। सो रेस्पिरेशन 3 टाइप से हो सकता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जैसे हमारी बॉडीज में होता है, प्लांट्स की बॉडीज में, या जितने भी मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस में क्या होता है, ये जो मैंने ये लिखा है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज आपके सेल्स में था, ऑक्सीजन सेल के पास गया, इस ग्लूकोज के साथ उसने रिएक्शन की और क्या बना दी? एनर्जी। यही एनर्जी सेल को चाहिए थी, लेकिन साथ में 2 बाय प्रोडक्ट्स बने। बाय प्रोडक्ट्स मतलब साइड प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए नहीं थे बट बन गए, ठीक है, बन गए। अब H2O तो हमारी बॉडी में काम आ जाएगा, तो ये तो यूज कर लिया, लेकिन CO2 क्या है? एक सेल्यूलर वेस्ट है, इसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी। डन, ओके। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या बना? CO2 बना, वाटर बना, एनर्जी बना। अब एक बार पहले इसको बात करते हैं। कई बार हम क्या होते हैं, हम लोग ना बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत डांस कर लेते हैं, या जिम विम बहुत कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम घर आते हैं ना, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो दर्द हो रहा होता है। तो फिर उसके बाद हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या उसको सेका कर लेते हैं, सिकाई कर लेते हैं। इन दैट केस क्या हो जाता है, वो क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं, वो दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ये एक्स्ट्रा सब चीजें कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इन दैट केस आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपकी बॉडी फटाफट से एनर्जी निकलवाने की कोशिश करेगी। एनर्जी निकलेगी किससे? ग्लूकोज से निकलनी थी ना एनर्जी तो, लेकिन और साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन तो उतना ही जा रहा है अंदर। तो आपकी बॉडी फटाफट से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी, जैसे एक मेकशिफ्ट काम नहीं होता कि हम मैगी बना ली, लेकिन मैगी लॉन्ग रन में तो कामयाब नहीं है हमारे लिए। तो आपकी बॉडी भी ऑक्सीजन की कमी की प्रेजेंस में क्या करेगी? एक प्रोडक्ट बना लेगी, दैट इज लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और क्रैम्प्स करवा देता है, ठीक है। तो प्रेजेंस की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना? CO2, वाटर, एनर्जी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बना? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हमने
एयर टाइट डिब्बे में कुछ रख दिया, ठीक है, सपोज तुमने कोई फ्रूट रख दिया एयर टाइट डिब्बे में 2 दिन अपने ही बैग में रख के और भूल गई कि क्लास में खाना है, लेकिन भूल गए, क्या होगा, थर्ड डे देखोगे उसमें फंगस लगी हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो स्पोर्स थे फंगस के वो तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हैबिटेबल सिचुएशंस मिली, उन्हें फेवरेबल सिचुएशंस मिली और वो ग्रो कर गए। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा यार ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की भी तो रिक्वायरमेंट थी, बट बेटे उनको तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं। आई एम सॉरी, बेटा यूज कर ले बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, सॉरी। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं थी, उन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। सो इन दैट केस विदाउट ऑक्सीजन दे विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इथेनॉल। हमारे केस में क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, उनके केस में क्या बन रहा है, इथेनॉल। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड जिसके साथ एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब हमें ये समझ आ गया कि रेस्पिरेशन 3 तरह से होता है और ये प्रोडक्ट्स हमें आते हैं, याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, इथेनॉल वाटर एनर्जी और लैक्टिक एसिड और एनर्जी। मेनली आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, वाटर आ रहा है, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड आ रहा है। अब यहाँ पे हमें बोला कि इनमें से कौन सा एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कौन सा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। इथेनॉल पड़ा था भाई, इथेनॉल तो बनता है ईस्ट में, फंगस में बनता है, तो इथेनॉल तो है। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब आप जिम कर लेते हो, बहुत ज्यादा है ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। मीथेनॉल आपका अभी तक हमने कहीं नाम ही नहीं किया, वाटर भी बनता है। सो मीथेनॉल तो हमने कहीं पे भी नाम नहीं लिया। सो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या है, एक कार्बन का कंपाउंड जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप एज अ functional group, right? After this, the next question is which one of the following is an example of endothermic reaction? इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक का मतलब ही क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नाम क्लैरिफाई करता है यार साइंस में सब कुछ। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब ही क्या होता है, एंट्री, थर्मिक का मतलब थर्मल वर्ड यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं ना कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट के लिए हम थर्मिक वर्ड यूज करते हैं। सो एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट देनी पड़ रही है, हीट की एंट्री हो रही है। एक्सोथर्मिक एक वर्ड होता है, एक्सो का मतलब एग्जिट हो रही है, किसकी हो रही है एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट की एग्जिट हो रही है। सो एंडोथर्मिक जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़े और एक्सोथर्मिक जिस रिएक्शन में से हीट निकले। इज दैट क्लियर? सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमें हीट देनी पड़े। अब मैंने आपको इन चारों रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके दिखाया है। जो आपका ये आपका ट्राइंगल का डेल्टा का साइन होता है, ये हमें हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन है आपकी CaO, कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड है चूना, जो हम अपने घरों में सफेदी के टाइम पे लगाते हैं ना, जब हम इस चूने को पानी में मिक्स करते हैं तो आप अगर देखोगे तो वो बाल्टी जो है जिसमें भी हम, जिस भी कंटेनर में हम उसको मिक्स कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एक कंपाउंड और साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, क्योंकि आपका कंटेनर गर्म हो गया ना। सेकेंड है CaCO3। CaCO3 के केस में आपको ये है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल। जब हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके ब्रेकडाउन के टाइम पे हमें हीट देनी पड़ती है, हमें हीट देनी पड़ती है और हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद थर्ड है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनता है और साथ में हीट निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिथेन। मिथेन का मतलब क्या होता है आपका, नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हम हीट करते हैं उस केस में भी आपका CO2 बनता है और हीट निकलती है। तो आप देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कंडीशन तीनों में ही हीट निकल रही है। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड केस में आप देखेंगे कि सेकंड केस में हमें हीट देनी पड़ रही है, बिकॉज हमें इसमें हीट देनी पड़ रही है, इसीलिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक टाइप है। Now moving to the next question. Yeah.
So packets of potato chips are usually flushed with which one of the following gases to provide rancidity? हम लोग सब चिप्स पैकेट्स खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हवा भी होती है, तो इसमें हमने देखा है कि आप वो इतने ज्यादा उसमें हवा क्यों भरी हुई होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि वो क्रिस्पीनेस रहे। वो क्रिस्पीनेस कब रहेगी? जब उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी, बिकॉज जब भी आपके फैट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्मेल रिलीज कर देते हैं, उनसे स्मेल आती है और उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। इसीलिए हम एक गैस फिलअप करके रखते हैं सो दैट कि भाई उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो एज इट इज मेंटेन रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि भाई हमारे लिए इट इज हार्मफुल गैस। हाइड्रोजन हमें पता है कि इट इज अ रिएक्टिव गैस। ऑक्सीजन हमें चाहिए ही नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सो ऑक्सीजन हमें चाहिए ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इन दैट केस तो क्रिस्पीनेस लूज हो जाएगा। सो द रिमेनिंग गैस इज नाइट्रोजन। सो इस केस में हम नाइट्रोजन से अपने जो हमारे चिप्स बैग्स है उनको फिल कर देते हैं, सो दैट आपके जो चिप्स हैं वो आप जब भी खाएं आपको उतने ही क्रिस्पी लगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, it is a remembrance based question. So according to earlier Indian philosophers, what are the basic element discovered in पंच तत्व? वो किसको पंच तत्व मानते थे और उसके अकॉर्डिंग कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं? तो पंच तत्व के अकॉर्डिंग 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज आकाश, वायु, पृथ्वी, जल एंड अग्नि। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, रिमेम्बरेंस क्वेश्चन, इसमें इतना कोई लॉजिक है नहीं। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल एंड अग्नि, you have to remember this. Okay, so moving to the next question. Yeah, this is important one. जो हमारे घर में मिल्क आता है, तो वो जो जिन कंटेनर्स में आता है, मिल्कमैन उसको लेके आता है, वो अपने उस कंटेनर में ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है। जब वो बेकिंग सोडा उस दूध में ऐड कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? पहली बात तो क्योंकि देखो वो सुबह का दूध निकाला हुआ है, सुबह 4-5 बजे का निकाला हुआ है और उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो हो सकता है कि आपके पास 5-10 मिनट तक, सॉरी, आपके पास 9-10 बजे तक आए, 11 बजे तक आए। सो उस केस में क्या होता है कि हम ये हो सकता है कि जो आपका दूध है वो खराब हो जाए, राइट? तो आपका दूध क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। खट्टा मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो इसने उसमें क्या ऐड कर दिया? बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा क्या था? बेसिक था। अब बेकिंग सोडा क्योंकि वो जो था वो बेसिक था, इसकी वजह से देखो आपका एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल में देखो कि ये जो 7 नंबर है, ये टेल्स यू अबाउट द न्यूट्रल, जो आपको न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है, ठीक है? तो 7 नंबर आपको न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। इससे जो भी 0 की साइड हम जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर आएगा, जब भी हम इससे 7 से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव बेसिक कैरेक्टर आएगा। तो हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो पीएच कितनी होनी चाहिए थी? 7 के करीब होनी चाहिए थी, 6-7 के करीब होनी चाहिए थी। यू कैन सी हेयर मिल्क की जो पीएच है वो 6 थी, तो वो थोड़ा सा भी इस तरफ ना चला जाए, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, तो उसकी पीएच क्या होगी? 9 हो गई। तो इसमें इसकी पीएच हमने 9 कर दी, तो पहले तो उसको 7 तक आने में ही टाइम लगेगा और उसके बाद ही वो किस तक आ पाएगी? 6 तक हो पाएगी। तो मतलब वो इतनी जल्दी आपका जो आपका मिल्क है वो खराब नहीं हो पाएगा। तो जब हमने इस तरफ उसको ऐड किया तो वो क्या हो गया? एल्कलाइन हो गया। एल्कलाइन मतलब बेसिक हो गया। तो जब हमने बेकिंग सोडा को मिक्स किया तो पीएच कैसी हो गई? वीकली एल्कलाइन। सो आंसर विल बी वीकली एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स मतलब जब मेटल आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बना लेती हैं, तो इनमें से कौन सा मेटल का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता? पहली बात समझने की ये है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं। अब बेस के साथ बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, यूजुअली नहीं करता है बेसिकली। तो या तो उनकी पीएच में डिफरेंस होना चाहिए, या तो उनकी पीएच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो दोनों सेम टाइप के हैं, अगर वो एक दूसरे जितने सेम एसिडिक या सेम बेसिक हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? इनमें से कौन सा
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब मैंने इनके आपको फॉर्मूलाज लिखे हैं और मैंने आपको इनका नेचर बताया है। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड, फर्स्ट था कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर भी फॉलो कर रहा है और जो एसिडिक कैरेक्टर भी फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि इसके पास एसिडिक कैरेक्टर भी है तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस के साथ, हमारे NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद Al2O3, Al2O3 भी एम्फोटेरिक होता है तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। देन here comes K2O, that is पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी रिएक्ट कर लेता है क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होता है। उसके बाद आपका बचा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक हाईली बेसिक ऑक्साइड बनाता है और जो NaOH था वो भी काफी बेसिक ऑक्साइड था, इसीलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो आंसर विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when calcium metal reacts with sulfuric acid, कैल्शियम मेटल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। जो रिएक्शन है वो कुछ टाइम के बाद ना बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो क्या हुआ कि जैसे ये मान लो कि आपके घर में ना कुछ लोग अनइनवाइटेड आए, ठीक है, आप अपने रूम में आराम से बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, अपना आराम से एक माहौल बना के बैठे हुए हो, ठीक है। अब क्या हो गया, कोई आ गया सामने से, ठीक है, आपने एंटरटेन कर लिया उसको, रिएक्शन हो गई, दो बंदे और आ गए, आपने फिर रिएक्शन कर ली। एक पॉइंट ऐसे आएगा ना, उब जाओगे कि भाई बस अब नहीं आओ, हम अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। इन द सेम वे कैल्शियम H2SO4 के साथ थोड़ी टाइम के लिए रिएक्शन करता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका एक कंपाउंड बन जाता है जो कि इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब फिर वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता, जो मतलब क्योंकि वो उसके जो वो गेस्ट आए थे उन्होंने उसको इतना परेशान कर दिया कि अब वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जो आपका CaSO4 है वो सल्फ्यूरिक एसिड में इनसोल्यूबल है, तो वो कैल्शियम ग्रैन्यूल्स के ऊपर आ जाता है और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो इन्होंने कहा, आपको ऑप्शन दिए हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फीजिएबल। मतलब इन्होंने कहा और बैठा हुआ था, कैल्शियम आएगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, रिएक्शन तो हुई है, ठीक है। नंबर 2 इन्होंने कहा फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, कि जो कैल्शियम सल्फेट बना CaSO4, यहाँ पे गलती से 4 रह गया है, जो कैल्शियम सल्फेट बना वो वाटर में इनसोल्यूबल था और वो कैल्शियम मेटल को कवर कर लेता है और जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाता, राइट, यही आंसर है। अब थर्ड वाला क्या था कि फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल वगैरह कुछ नहीं होता, अनस्टेबल होता तो रिएक्शन होती ही, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू क्रिस्टलाइज एज जिप्सम, हमें वाटर मॉलिक्यूल की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when a white light is made to fall on a hollow prism, जब आपकी white light किसी hollow prism पे जाती है, तो जब वो hollow prism पे जा रही है तो उसके बाद वो white light आपकी कुछ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सफर्स द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, किसमें सबसे ज्यादा डेविएशन आती है। देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम है इससे आपको समझ आएगा, ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो व्हाइट लाइट है इस प्रिज्म में एंटर कर रही है। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर सा एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका जो आपकी रेज आती है उनको रिफ्रेक्ट कर देता है, उनको उनके पाथ से डेविएट कर देता है, उसी को रिफ्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये व्हाइट लाइट जैसे कि आपको डॉटेड लाइन दिखाई हुई है वैसे चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये इसके अंदर से गई, देखो यहाँ पे इसको एयर में से आ रही थी, ये यहाँ पे इसको सॉलिड मीडियम मिल गया और फिर दोबारा से एयर में जा रही है तो रेयरर मीडियम मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो व्हाइट लाइट एक मीडियम में एंटर करी और फिर उसके बाद थर्ड मीडियम में एंटर कर रही है, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो जब व्हाइट लाइट डेविएट हो रही है, अब इसमें देखो ये जानी ऐसी चाहिए थी, ये रेड लाइट कम डेविएट हुई, उसके बाद जैसे जैसे हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो रहा है, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है। कैन यू सी दैट,
तो इसके केस में आप देखो जो रेड कलर है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो सबसे कम डेविएशन दिखाती है। लेकिन जो आपकी वॉयलेट कलर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आपका लाइट, तो वॉयलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है। ठीक है, समझ आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following is not a luminous object? इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। अगर मैं आपसे सन और मून के बारे में पूछूं, तो सन की अपनी एक लाइट होती है, राइट? तो सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, क्या प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट होती है? मून की अपनी खुद की लाइट होती है? मून की खुद की लाइट होती है? नो मैम। नहीं ना। हमें मून की जो शेप्स हैं वो क्यों दिखाई देती है? कैन यू डू यू ऑल नो दैट? क्योंकि हमें उतना ही पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है जितना पार्ट, जितने पार्ट पे उसकी लाइट जा रही होती है, दैट पार्ट इज ओनली विजिबल टू अस। ठीक है, इन द सेम वे जो सन है उसकी लाइट तो मतलब वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट विजिबल है। लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी लाइट मतलब उनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब जो आपका सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ये तीनों हैं, ये तीनों स्टार्स हैं, इनकी खुद की अपनी एक लाइट है, तो ये तीनों क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जुपिटर एज यू ऑल नो ये क्या है? प्लैनेट है, तो इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, सो आंसर विल बी जुपिटर। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट, प्योर फिजिक्स है, let an electric current of 1.5 ampere flows through an incandescent lamp in a circuit. What is the amount of charge that flows through it in 10 microseconds? Just yeah, I'm sorry. Let an electric current of 1.5 ampere flow through an incandescent lamp in a circuit. आपका जो करंट जा रहा है वो 1.5 एम्पियर का जा रहा है। जो टाइम लग रहा है उस करंट को जाने में वो 10 माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं। माइक्रो सेकेंड्स को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 10⁻³ से। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फॉलो अप हो रहा है। तो करंट का जो करंट का फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है हमारे, हमें चार्ज गिवन है, हमें सॉरी हमें करंट गिवन है और हमें टाइम गिवन है और हमें चार्ज निकालना है। सो हमें करंट इनटू टाइम हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल गेट एन डायरेक्ट आंसर टू दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following is not a renewable source of energy? इनमें से कौन सा renewable source of energy नहीं है? renewable sources of energy का मतलब क्या होता है? जो renew हो जाए एनर्जी, जो एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है चाहे हम उसको कितना भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे आपको पता है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सभी हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो ये सब तो आपके रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कब तक फॉलो अप होगा, कब तक वो एनर्जी होगी? जब तक न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस होती रहेंगी। सो बेसिक क्वेश्चन था आपका। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? इनमें से कौन सा एक क्लोरोफिल का फंक्शन नहीं है? क्लोरोफिल, एज आई डिस्कस्ड विद यू, जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हमने क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था पहले। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट? सो जो क्लोरोफिल है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ऐसे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होता है।
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो आपका लाइट एनर्जी, सन से जो लाइट एनर्जी आ रही होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके सेल के अंदर एनर्जी करेंसी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। तो वो एटीपी बना लेते हैं, एनएडीपीएच बना लेते हैं, उस एनर्जी को यूज करके हम वाटर का स्प्लिटिंग करवा लेते हैं और उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपका H2O है वो किससे मिलके बना हुआ है, आपके इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन से मिलके बना हुआ है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होना है, मतलब जो आपका CO2 जो आपके प्लांट्स ने ली, देखो फोटोसिंथेसिस में यूजुअली होता क्या है कि CO2 प्लस वाटर चेंज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और आपके ऑक्सीजन में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अभी आपने पढ़ा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन भी हो रहा है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन भी हो रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा। सो राइट आंसर विल बी सी, कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following statements about life processes in single celled organisms is not correct? इनमें से कौन सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड का मतलब ही ये होता है, सिंगल सेल्ड को ही हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, मतलब जिनमें एक सेल प्रेजेंट है। अब जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है तो भाई वो तो सारे काम अपने एक ही सेल से करेगा। तो अब इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, तो इनको अलग ऑर्गन तो नहीं चाहिए। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, तो इनको सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए। ये लाइन तो ठीक कही है कि इन्होंने कि सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा सेपरेट ऑर्गन चाहिए, क्या इन्हें सेपरेट ऑर्गन चाहिए? नहीं चाहिए, सो आंसर विल बी दिस। थर्ड हम एक बार देख लेते हैं, वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म। वेस्ट तो भाई हर कोई प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी बॉडी में होंगे ऑफ कोर्स बात है कि वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब एक ही सेल है हमारी बॉडी में, तो न्यूमरस सेल है, तो हमारी बॉडी के सारे सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन जो एक ही सेल है तो उस केस में तो वो पूरा जो सेल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो तो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, तो रॉन्ग कौन सा है? बी। और इन्होंने हमसे वही पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, सो आपका बी पार्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बायो से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल? इनमें से कौन सा किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड पोजेस नहीं करता? नोटोकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक रॉड होती है, देखो आपके वर्टिब्रल कॉलम, हम सबकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है? एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारी सारी नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम इज दैट इम्पोर्टेंट टू अस। ये नोटोकॉर्ड कभी ना कभी हम सब में प्रेजेंट होती है। हम सब का मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अगर उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। तो आपके कॉर्डेट्स के एग्जांपल क्या है? हर्डमेनिया, एक्सोसिटस, सैलेमेंडर। और जिनके अंदर नहीं है वो कौन है? होलोथूरिया। तो आपको ये चार आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? होलोथूरिया। नोटोकॉर्ड क्या है? एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रोड है जो आपके कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब आप मदर के वॉर्म में होते हैं तब, या एडल्ट बनने के बाद प्रेजेंट होती ही होती है। ठीक है, ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू आर नॉट क्लियर तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। वो थोड़ा सा ज्यादा बायो से रिलेटेड था। एनीबॉडी, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मैम मुझे तो क्लियर हो गया अब। मैम क्वेश्चन नंबर 24 फिर से मैम बता दीजिएगा। यस सर, 24 या इन्होंने आपसे पूछा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है तो ऑर्गन का तो मतलब ही नहीं आता, क्योंकि ऑर्गन कैसे आते हैं?
सेल के कलेक्शन से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के कलेक्शन से आपके ऑर्गन बनते हैं। अब आपका क्वेश्चन है दैट दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, कि इनको फूड के लिए अलग ऑर्गन चाहिए। तो इनको तो या दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओ आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत पे टिक कर दिया, दिस वन इज राइट। या दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, क्या इनको अलग ऑर्गन चाहिए फूड अपटेक के लिए? इनको तो अलग ऑर्गन चाहिए नहीं, अलग ऑर्गन हो ही कैसे सकता है इनके अंदर, बिकॉज ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इन्होंने सेकंड बोला सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो इसमें भी वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा, वेस्ट तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इनका जो ऑर्गन चाहिए, नो, दे ओनली हैव वन सेल, ये उसी से फूड लेते हैं, उसी से ये खाना जो इनका बच गया, जो वेस्ट बच गया, उसी से बाहर निकालते हैं, उसी से रेस्पिरेशन करते हैं, उसी से मूवमेंट करते हैं। सो राइट आंसर विल बी ए। उसके बाद शेख शदाब, आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन? Yes, ma'am. Clear. Thank you, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, आपको मैंने वैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, बट ऑब्वियसली आपको पता होगा शूट, ये सारे पार्ट को हम शूट बोलते हैं, अबव द ग्राउंड पार्ट को, बाकी सारा आपका रूट होता है। पोलन ट्यूब क्या होता है? आपके जो मेल गैमीट्स होते हैं प्लांट्स में, उनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स आपके यहाँ पे आके मतलब आपके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर आते हैं और ओवरी तक एक पोलन ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है? तो पोलन ट्यूब, फ्लावर्स आपको ऑलरेडी पता ही है, सो ये चारों तो आपको चीजें पता चल गई। अब यहाँ पे कुछ 4 वर्ड्स हैं, फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो लाइट को रिस्पॉन्ड करे। जियोट्रॉफिक, जो आपकी ग्रेविटी, जियो का मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड, जो ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करे। कीमोट्रॉफिक, जो केमिकल्स की तरफ रिएक्ट करे। हाइड्रोट्रॉफिक, जो हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करे। तो जो आपकी शूट है, आपने देखा होगा सनफ्लावर की स्टेम आपके सनलाइट की तरफ वो जाती है, है, दे आर जस्ट केमिकल्स ओनली ना, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलन ट्यूब आपकी केमिकल्स की तरफ रिएक्ट कर रही है, लेकिन हर एक फ्लावर वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता, सभी फ्लावर्स जो हैं वो वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो इसीलिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। सो यही मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि एवरी फ्लैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स वाटर, सो इसीलिए लास्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज प्योर केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड? हम सब गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी पहन के रखते हैं, क्यों पहन के रखते हैं? क्यों पहनते हो भाई? कमा रहे हैं ना उसी के लिए, कमा रहे हो आप लोग उसके लिए, उसी के लिए तो हम सब कर रहे हैं ना कि सोना खरीद लें हम। तो कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? अभिलाष बोल रहा है कि इट डजंट गेट रस्टेड।
या फिर रस्ट नहीं होता उसमें? अच्छा, रस्ट नहीं लगता, रस्ट बेटा, सॉरी अभिलाष, आई एम सॉरी, रस्ट आयरन पे लगता है। तो यहाँ पे यू कैन से ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि जब आयरन के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो हर एक के लिए हम रस्टिंग नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे अब हम इन्होंने बोला है कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करती, ना पानी के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ, ना तो इसीलिए वो, क्योंकि वो भी रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो ये तीनों ऑप्शंस तो हट ही गए। उसके बाद कौन बचा? गोल्ड बचा। तो गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे गोल्ड देखो कहाँ आता है, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो इसीलिए आपकी मम्मी या जो भी आप लोग हैं या आपकी फैमिली में जो भी हैं, वो इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं, इसीलिए इतना महंगा है। वरना तो हम तांबा पहन के घूम लेते, है ना, दिखने में तो वैसा ही होता है। तो बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव, हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट नहीं करता है, इसीलिए जो ये एयू मेटल है विच इज अ साइन ऑफ गोल्ड, इसीलिए इट डज नॉट रिएक्ट विद, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए रिएक्ट नहीं करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी बताया था इसका क्वेश्चन, तो तुम इसका आंसर तुम खुद से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है कौन सी मेटल कोल्ड वाटर के साथ? देखो आपकी जो रिएक्टिविटी होती है ना किसी भी चीज की, वो कैसे होती है? सबसे पहले कोल्ड के साथ, फिर हॉट के साथ। अगर कोई चीज कोल्ड के अगर कोई चीज कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रही है तो मतलब वो बहुत ज्यादा में डालते हैं, H2 गैस निकलती है, और ये H2 गैस, ये हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि ये H2 गैस फायर कैच कर लेती है। सो इसीलिए आंसर विल बी सोडियम मेटल। और उसके बाद मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय, जो मैंगनीज है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। इसको हम मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? देखो सबसे पहले ये देखो कि इस रिएक्शन में होता क्या क्या है। जो हीट प्रोड्यूस, जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी बात, जो ये आपका मैंगनीज बनता है ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। जो और तीसरी बात, ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है? क्योंकि देखो ये दोनों तो दोस्त थे, मैंगनीज और ऑक्सीजन दोस्त थे। ये एल्यूमिनियम आया, इससे ज्यादा पावरफुल, कहता हट यार तू साइड हट, मैं आता हूँ इधर। तो इसने एल्यूमिनियम ने भाई ये ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये इस एल्यूमिनियम को ना धक्का मार देता कि चल चल, तू कौन है, मैं नहीं आने देता तुझे, मेरा तो बॉन्ड यही रहेगा। बिकॉज ये लेस रिएक्टिव था, इसीलिए एल्यूमिनियम इसको हटा पाया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर? आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। यस। एंड अब इसमें इन्होंने बोला है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मेंडलीव्स पीरियोडिक, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत एलिमेंट्स याद होंगे, सुना तो होगा ही ना कि इतने एलिमेंट्स होते हैं। अब ये आपकी जो मैंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इन्होंने कहा है, क्वेश्चन दिया है आपको, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है, और वही सेम प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज हो रही है। अब इन्होंने आपको 4 प्रॉपर्टीज दी है। एक दी है आपको आयनाइजेशन एनर्जी, एक आपको दी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक आपको दी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,